फिर क्वेश्चन था, आपके पेपर में आया था जनाब कि 24 सेकंड रूल कौन सी गेम में यूज़ होता है, तो बास्केटबॉल में था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि टोटल रेफरी कितने होते हैं बास्केटबॉल में, तो 3 रेफरी होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट बास्केटबॉल प्लेयर का नाम है माइकल जॉर्डन। माइकल जॉर्डन के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी गेम से एसोसिएटेड थे, तो माइकल जॉर्डन वाज एसोसिएटेड विद बास्केटबॉल, राइट। ओके, मजीद अमजद साहब ने एक नज़म लिखी थी ऑटोग्राफ, वो किसके लिए लिखी थी उन्होंने? जो प्लेयर थे ना, फजल मोहम्मद साहब जो प्लेयर थे, क्रिकेट के प्लेयर थे, उनके लिए उन्होंने लिखी थी ये एक नज़म थी ऑटोग्राफ, राइट, मजीद अमजद साहब ने। उसके बाद उर्दू का सबसे लंबा नावल किसने लिखा? मुमताज़ मुफ्ती साहब ने, मेरे ख्याल अलख नगरी है शायद सबसे लंबा नावल शायद। ओके, उसके बाद आपको पता है कि उर्दू नसर की जो सबसे पहली किताब थी सब्रुस, वो किसने लिखी थी? उर्दू नसर की पहली जो किताब थी सब्रुस, वो लिखी थी जनाब मुल्ला वजही ने। एक सवाल तो ये है। फिर दूसरा सवाल ये बनता है कि किसके कहने पे लिखी थी, तो लिखी थी जनाब अब्दुल्ला कुतुब शाह के कहने पे इन्होंने ये किताब लिखी थी। उर्दू नसर की पहली किताब सब्रुस है, मुल्ला वजी ने लिखी थी और अब्दुल्ला कुतुब शाह के कहने पे लिखी थी। बात हुई क्लियर? ये आगे चलो। चश्मा मिराज पाकिस्तान की कौन सी सिटी में मौजूद है? मियाँ वाली के अंदर मौजूद है। कौन से रिवर पे है? इंडस रिवर पे है। चश्मा इंडस पे ही था ना, ठीक है। टोटल इंडस रिवर पे कितने बैराज हैं? 6 बैराज हैं। 3 हमारे पास पंजाब में हैं, कौन कौन से? जिना बैराज, चश्मा बैराज और तौंसा बैराज। और 3 ही हमारे पास कहाँ पे हैं? सिंध में हैं। कोटरी बैराज, गुद्दू बैराज और कौन सा? सक्खर बैराज। सक्खर बैराज सबसे पुराना बैराज है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, जो हेडवर्क्स हैं सिद्धनाई और बल्लो की हेडवर्क्स कौन से रिवर पे हैं? किस पे? सिद्धनाई और बल्लो की, भाई रावी के ऊपर हैं, रावी के ऊपर हैं ये सिद्धनाई और बल्लो की, ठीक है। सतलज पे तो आपकी ये सुलेमान की और इस्लाम है। ओके, मुझे ये बताएं हेड मराला और खानकी किस पे हैं? चिनाब के ऊपर हैं, राइट, समझ आ गई। और जेलम के ऊपर एक ही है मेरे ख्याल, रसूल बिराज था, इस पे हमारी बात हो चुकी है। ओके, हाँ जी। फिर वो ये कहता है कि यूनेस्को आपको पता है कि हमारी जो पुरानी हेरिटेज साइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन अपने ज़िम्मे ले लेता है, और कुछ जो जगह जो वाकई बहुत पुरानी होती हैं, जिनके अंदर कल्चर और ट्रेडिशंस की झलक आ रही होती है, उनको फिर ये फंडिंग भी करता है और फाइनली उसको अपनी प्रोटेक्शन में ले लेता है। यूनेस्को ने पाकिस्तान के अंदर चंद मकामात हैं जिसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट कहा जाता है। उनमें एक रोहतास फोर्ट है और दूसरा लाहौर फोर्ट है हमारे पास। समझ आ गई बात की? ये जो आपका लाहौर फोर्ट शाही किला है और रोहतास फोर्ट। रोहतास फोर्ट किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। ओके, लाहौर फोर्ट किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। चोलिस्तान डेजर्ट का दूसरा नाम क्या है? रोही डेजर्ट। ओके, लियाकत अली खान को असैसिनेट किया गया था कौन से सिटी में? कहाँ पे? रावलपिंडी में। कौन सी डेट? 1951 में, 16 अक्टूबर 1951 के अंदर, ठीक है। तो उससे 1 साल पहले उन्होंने अप्रैल 1950 के अंदर एक मुआहदा किया था, किसके साथ? नेहरू के साथ। कौन सा था? लियाकत नेहरू पैक्ट था, माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के लिए। ये आपकी रिवीजन है जो आपको पढ़ाया मैंने पहले। अच्छा देखिए, आपके पेपर में क्वेश्चन आया था कि टेम्परेरी जब रेफरी सस्पेंड करता है किसी प्लेयर को 5-10 मिनट के लिए, तो कौन सा कार्ड दिखाता है? येलो कार्ड दिखाता है। वो कहता है परमानेंटली जब सस्पेंड करेगा तो कौन सा कार्ड दिखाता है? रेड कार्ड दिखाता है, ठीक है। उसकी छुट्टी करवा देता है, कहता है तुम तो बैठो पक्के पक्के। उसके बाद है जी लार्जेस्ट लेक इन ईस्ट एशिया, ये हमारे पास लेक किंगाई है। उसके बाद कहते हैं जी करंट डेट और टाइम अगर आपने एक्सेल के अंदर लगाना हो तो कौन सा तरीका आप यूज़ करते हैं? आपको पता है फार्मूला जब भी आपने लगाना हो तो इक्वल के साइन के बाद लगाते हैं, ऐसे ही है। उसके बाद आप नाउ लिखें, नाउ के बाद आपने ये जनाब जो ब्रैकेट है ये डाल देनी है। एंटर करेंगे तो मेरे ख्याल आपका टाइम और डेट दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ओके, जब आप पूरी स्क्रीन को जो है ना उसकी पिक्चर लेना चाह रहे होते हैं तो आपके पास कौन सी कमांड होती है? प्रिंट स्क्रीन की कमांड होती है। उससे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं आप कितना जो है उसको करना चाह रहे हैं, ठीक है, और वैसे पूरी वो आ जाती है। जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन जो है वो उसमें मेजॉरिटी कौन है? मुस्लिम मेजॉरिटी है। और मुझे ये बताएं कि जम्मू कश्मीर जो इसका जो
एज ए स्पेशल स्टेटस था, उसको कब रिवोक किया गया? 5 अगस्त 2019 में इसके स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया। ठीक है, जो आर्टिकल 370 था और आर्टिकल 35A इनको क्या किया गया था, उसने रिवोक कर दिया इंडिया ने फाइनली। और अब तो उसके सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वो जो रिवोक किया है हमने वो बिल्कुल ठीक है। समझ आ गई बात की। और अब फाइनली इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ये कब आया, ये आप लोगों ने खुद सर्च करना है, राइट। इसके ऊपर कमीशन 2 दफ़ा सवाल पूछ चुका है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो आया है, जिसमें मुसलमानों की मेजॉरिटी को डाइल्यूट करने के लिए बाकी सारी मिनॉरिटीज़ को, बाकी सारी एथनिसिटीज़ को इनवाइट किया जा रहा है इंडिया के अंदर कि आप आएँ यहाँ पे, आप सिटीजनशिप लें। इसको मज़ीद आपने खुद पढ़ लेना है। अच्छा, ये दूसरी दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा है कमीशन ने, बावसूख ज़राए से किसी इन्फॉर्मेशन का हासिल होना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बावसूख ज़राए से, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ या स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ। ठीक है, ये हम ईडियम यूज़ करते हैं। बावसूख ज़राए से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ। ये इससे पहले PMS के अंदर कमीशन ने पूछा था। बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये हमारे पास प्रोवर्ब है, जो आपको मैंने लिस्ट भेजी थी 1000 प्रोवर्ब्स की, उसके अंदर ये भी है। तो इसको हम कहते हैं ऑल आर नॉट सेंट दैट गोज टू द चर्च। वो सारे बंदे ही सेंट बुजुर्ग नहीं होते जो चर्च में जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग दिखावे के लिए भी जाते हैं। उसके बाद है मनी मेक्स, खाली जगह थी आगे, द मेयर गो। इसका उर्दू में तर्जुमा होता है दाम बनाए काम। ठीक है, मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम। उसके बाद है जी एंटोनिम ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का एंटोनिम क्या होता है? सबसे पहले देखें कि डिलीजेंट का मतलब क्या होता है। हार्ड वर्किंग होते हैं। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो एंटोनिम है वो इंडोलेंट होता है। इंडोलेंट हम बोलते हैं सुस्त को, इसके लिए लिस्टलेस का लफ्ज़ भी यूज़ होता है। और हाँ, बस ये लफ्ज़ है इसके लिए। ओके, अपेक्स का एंटोनिम क्या है? अच्छा मेरी बात सुने, जब भी एंटोनिम और सिनोनिम का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, इसमें आपने ये गौर से देखना है कि ये एंटोनिम है या सिनोनिम है, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। उसने सिनोनिम भी दिया होता है, एंटोनिम भी दिया होता है, और जेडे फिर ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं ना, वो ऐसे ही लगा देते हैं। तो एंटोनिम और सिनोनिम को आपने गौर से पढ़ना है। ऐसे ही आपने मुतरादिफ और मुतजाद उर्दू के अंदर भी आपने गौर से पढ़ना है। और कोशिश करें कि जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हों, आपने चारों ऑप्शंस को लाजमी पढ़ना है। अगरचे आपको पहले ऑप्शन में जवाब मिल जाए, आप समझ रहे हो कि जवाब यही है, डिस्पाइट दिस आपने चारों ऑप्शंस को लाजमी पढ़ना है। ठीक है, समटाइम्स हम समझ रहे होते हैं कि इसका यही जवाब है, लेकिन जब आगे जाती हैं तो चीज़ें मज़ीद खुल जाती हैं हमारे ऊपर। सिनोनिम ऑफ ईगर। अब ईगर क्या होता है? जो बंदा बड़ा जोशीला हो, बड़ा एक्साइटेड हो। ठीक है, तो इसका एंशियस है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ द वेस्ट पाकिस्तान वाज अप्रूव्ड इन। अब वेस्ट पाकिस्तान या 1 यूनिट का कॉन्सेप्ट कब ख़त्म हुआ था? जुलाई 1970 में। और बलूचिस्तान को सेपरेट प्रोविंस का जो स्टेटस मिला था वो भी इसी टाइम मिला था, 1970 के अंदर। ओके, किसके टाइम में हुआ था ये डिसॉल्व हुआ था? कौन था उस टाइम? प्रेसिडेंट कौन था? हाँ, आगा याह्या खान। तो प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम? मिशकात बताएं। हाँ, शाबाश। प्राइम मिनिस्टर कोई था ही नहीं उस टाइम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम चल रहा था। हाँ जी, तो कौन था 1970 में? कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। वो तो 73 के बाद आए हैं ना। अच्छा, आगे आ जाएं। नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं हमारे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में? कितने? 10 हमारे पास नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, और इनको जो है वो सिलेक्ट किया जाता है 2 साल के लिए। ये दोनों क्वेश्चंस हैं। कमीशन इस तरह पूछेगा कि जो हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसने दुनिया के अमन अमान को बरकरार रखना है, उसके परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? तो परमानेंट मेंबर्स 5 हैं। ठीक है, इनकी भी मोनोपोली एक कायम है। ये जिस बात को वीटो कर दें, 193 कंट्रीज़ एक साइड पे, इनका एक वोट एक साइड पे, पूरी दुनिया को तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, तो परमानेंट मेंबर्स हमारे पास 5 हैं, उनके नाम आपने देख लेने हैं यहाँ से। फिर सॉरी, हाँ ठीक है। उसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर्स हमारे पास 10 हैं। ठीक है, और इसमें भी बच्चे जब जल्दबाजी करते हैं तो वो क्या करते हैं जनाब, परमानेंट का पूछा हुआ है तो वो नॉन परमानेंट के समझ के 10 लगा देते हैं, नॉन परमानेंट का पूछा हुआ है तो वो परमानेंट समझ के 5 लगा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ना सबसे पहली आपकी जो असाइनमेंट है वो ये होती है पेपर के अंदर। ठीक है जी, तो 2 साल के लिए जनाब ये सिलेक्ट होते हैं। अभी पाकिस्तान अगेन सिलेक्ट हुआ है 25 से 26 के लिए।
राइट। पहली दफ़ा मेरे ख्याल 1951 में हुआ था। इसकी भी थोड़ी सी तारीख आपने पढ़ लेनी है। ओके, प्लेस द टेबल अगेंस्ट द वॉल, प्लेस द टेबल अगेंस्ट द वॉल। अब इसमें उसने पूछा है कि अगेंस्ट जो वर्ड यूज हुआ है वो ग्रामर की रूह से क्या है, क्या है? प्रपोजिशन है, ठीक है जी। द कॉस्ट्यूम्स आर वेरी कॉस्टली। अब कॉस्टली इसमें क्या है? शाबाश। आयशा क्या बताया? आपने क्या बताया? एडजेक्टिव। आपने एडवर्ब क्यों कहा है? क्योंकि आपने एलवाई देख लिया, उसका मीनिंग नहीं देखा आपने, है ना, उसका मीनिंग सेंस क्या क्रिएट कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव ही है हमारे पास, ठीक है। और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कौन? वेरी एडवर्ब इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। सेंस क्रिएट करनी है, वो होम्योपैथिक निशानियों पे नहीं जाना कि इसमें एलवाई है तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ओके, आगे आ जाए। मुस्लिम कमांडर कौन थे गज़वा मोता के अंदर? गज़वा मोता को कहा जाता है कि ये मुसलमानों की पहली नॉन अरब वार थी जो कि बैजेंटीन एम्पायर के खिलाफ लड़ी गई थी। ये जॉर्डन के इलाके में लड़ी गई थी, राइट। इसमें मुसलमान 3000 मुसलमानों का एक लश्कर गया था और फाइनली ये लश्कर अल्लाह के नबी ने इस वजह से भेजा था क्योंकि मुस्लिम कमांडर नहीं, मुस्लिम एम्बेसडर को उन्होंने शहीद कर दिया था गसानी एम्पायर ने, राइट। तो उसको रिटेलिएट करने के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को अगेन इस्टेब्लिश करने के लिए मुसलमानों ने जाके गज़वा मोता के मुकाम पे उनके ख़िलाफ़ जो है वो पहरे दिए। और इसमें जो लीड कर रहे थे ज़ैद बिन हारिस थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मैं मतलब कि उन्होंने कमांडर बता दिए कि अगर ये शहीद हो जाएं तो ये होगा, ये शहीद हो जाएं तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान खुद अपनी कॉन्सेंट से किसी को अमीर मुकर्रर कर लेंगे। तो सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे। ये जैसे ही शहीद हुए थे इसके बाद हज़रत जाफ़र तैयार जो थे, जाफ़र बिन अबू तालिब जो थे, उनको मुसलमानों का कमांडर कंसिडर किया गया। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कंसिडर किया गया कमांडर। और फाइनली आखिर में खालिद इब्न वलीद को मुसलमानों का कमांडर बनाया गया और वही मुसलमानों की फोर्सेस को फिर वहाँ से वापस लेके आए। और यही वो गज़वा है जिसमें खालिद इब्न वलीद की 8 या 9 तलवारें टूटी और उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया, राइट। और आपको पता है कि हज़रत खालिद इब्न वलीद को शहादत पूरी ज़िंदगी नसीब नहीं हुई क्योंकि उनको अल्लाह की तलवार कह दिया था ना हमारे नबी ने, तो अल्लाह की तलवार तो नहीं टूट सकती ना कहीं पे, इसलिए फाइनली उनको बेड के ऊपर जो है वो मौत ने घेरे में आ लिया। एट डैगर्स ड्रान, हमारे पास सीडीएम है जी, एट डैगर्स ड्रान। डैगर बोलते हैं उसको, खंजर को बोलते हैं, ठीक है। एट डैगर्स ड्रान, तो डैगर का मतलब है तो कोई लड़ाई झगड़ा ही होगा। इसका मतलब होता है कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, कोई डिस्प्यूट खड़े हो जाना, एट डैगर्स ड्रान, ठीक है। और पुराने वक्तों में जो हमारे पास जो बड़ी राइफल्स होती थी उनके ऊपर डैगर लगाया जाता था, ठीक है। उसके बाद है जी 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। वो कौन से पेपर के ऊपर पब्लिश किया गया था? वाइट पेपर के ऊपर पब्लिश किया गया था, ठीक है। और 1935 के एक्ट के बारे में आप कुछ चीज़ें समझ लें। इसके तहत इंडिया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम फेडरेशन लाई गई थी। कमीशन ने ये सवाल पूछे हुए हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। 1935 के एक्ट के तहत फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर फेडरेशन लाई गई और 1935 के एक्ट के थ्रू इंडिया को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया। समझ आ गई बात की। और जो डायरकी थी, डायरकी सेंटर में इस्टेब्लिश की गई और प्रोविंसेस में ख़त्म कर दी गई। अब डायरकी क्या थी? मिशकात बताएं क्या थी डायरकी? शाबाश, वो दो गवर्नमेंट्स की। वेरी वेल डन, शाबाश। डायरकी सुने, ये थी जनाब, डायरकी ये थी कि आपको पता है ब्रिटिश ने, जब ब्रिटिश के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने कहा कि अब इंडियंस जो हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ शऊर आ गया है। अब ये ना हो कि हमारे खिलाफ ये लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, क्यों ना इनको भी गवर्नमेंट के अंदर थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन दी जाए ताकि इनको कुछ हौसला हो कि ठीक है ये बंदे ठीक है, हमारे साथ चलने दो इनको। तो डायरकी उन्होंने 1919 के अंदर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के अंदर लेके आए थे डायरकी। अब डायरकी का मकसद ये था कि इख्तियारात की 2 लिस्टें बनाई गई। एक लिस्ट थी रिजर्व्ड लिस्ट, एक थी ट्रांसफर्ड लिस्ट। आपको पता है कि उस वक्त जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी, एक रूलिंग केडर वो था और दूसरा रूलिंग केडर था जो इंडियन में से इंडियंस को मिनिस्टर्स चूज किया गया था, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव चूज किया गया था। तो जो
रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे, जो रिजर्व्ड इख्तियारात थे, वो ब्रिटिश ने अपने ब्यूरोक्रेट्स के पास ही रखे, और ये वो इख्तियारात थे जिनके थ्रू हुकूमत को सही तरीके से चलाया जा रहा था, टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था। मतलब कि मोस्ट ताकतफुल जो इख्तियारात थे वो एज ए रिजर्व सब्जेक्ट ब्रिटिश ने अपनी ब्यूरोक्रेसी के पास रखे। और दूसरी लिस्ट थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ ही थी, जिनके अंदर अखराजात ही थे, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं थी, वो उन्होंने इंडियंस को दे दिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम के तहत दो लिस्टें बनाई गई सब्जेक्ट्स की, रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स को दे दिए गए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स इंडियंस को दे दिए गए, जो इंडियंस इलेक्टेड थे उस टाइम। तो ये सिस्टम चला है जनाब 1935 तक, और 1935 में फाइनली इन्होंने प्रोविंसेस के अंदर डायरकी को ख़त्म कर दिया, और 1935 में डायरकी सिर्फ और सिर्फ अब सेंटर में रह गई थी, प्रोविंसेस में ख़त्म हो गया। क्योंकि फेडरेशन का मतलब ही ये है कि फेडरल जो है हमारे पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो 11 प्रोविंसेस बने और इनके अंदर डायरकी ख़त्म हो गई। और आपको याद होगा फिर जो इलेक्शन हुए थे 1937 में, तो 11 में से कितने प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की थी? 8 प्रोविंसेस के अंदर। ये भी कमीशन ने सवाल पूछा होगा। आगे चलें जी, आपको याद होगा बर्मा भी हमसे अलहदा हुआ था, इंडिया से अलहदा हुआ था 1935 एक्ट के थ्रू। ठीक है, लेकिन हुआ था 1937 में। एक्ट यही था लेकिन हुआ 1937 के अंदर, बर्मा सेपरेट हुआ था। इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। शहाबुद्दीन गौरी साहब जो थे उनको ही वॉज किल्ड बाय अ ग्रुप। ये खोखर, मतलब कि ये भी एक एथनिसिटी थी उस टाइम। जब ये एक इलाका फतह करके गजनी में वापस जा रहे थे तो ये ग्रुप था खोखर, इसने शहाबुद्दीन गौरी साहब को क्या किया था? कत्ल कर दिया। ठीक है जी। और शहाबुद्दीन गौरी साहब ने पहली जो वॉर लड़ी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, वो कब हुई थी? 1191 के अंदर, 1191 के अंदर पृथ्वीराज के खिलाफ। ठीक है, ये वार जो थी शहाबुद्दीन गौरी साहब हार गए थे। और इसके बाद 1192 में सेकंड बैटल ऑफ टेरेन हुई थी, उसमें पृथ्वीराज को इन्होंने शिकस्त दे दी थी। ये दोनों वार्स भी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे चलें जी। फिरदौसी एक बहुत बड़े पोइट गुजरे हैं, फिरदौसी। ये पूछा गया था कि कौन से पोइट थे, उर्दू थे, पंजाबी थे, या कौन से पोइट थे? तो ये जनाब पर्शियन पोइट थे, फ़ारसी के पोइट थे। कभी कभार इनकी किताब के बारे में पूछ लिया जाता है कि शाहनामा किसने लिखी है, तो फिरदौसी ने लिखी है। ठीक है, इसको आपने मिक्स नहीं करना शाहनामा इस्लाम के साथ। शाहनामा इस्लाम हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखी है। कमीशन ये भी सवाल पूछता है। ठीक है, हफीज़ जलंधरी साहब का नाम क्या था पूरा? अबू अल असर उनका पूरा नाम था, राइट। और जो कौमी तराना आपका, वो भी उन्होंने लिखा है। चिरागे सहर में लिखे है, चिरागे सहर जो उनकी किताब है उसी में है ना। ओके, आगे सवाल है हमारे पास। स्टीफन हॉकिंग एक बड़ा इंटेलेक्चुअल गुजरा है। स्टीफन हॉकिंग इंग्लिश साइंटिस्ट था, अभी 2018 में उनकी डेथ हुई है। तो इन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में बताया। ब्लैक होल्स क्या हैं, उनकी ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है कि वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेते हैं और चीज़ों का पता ही नहीं चलता, राइट। तो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट हमें स्टीफन हॉकिंग साहब ने मज़ीद एक्सप्लेन करके दिया। 2018 के अंदर इनकी डेथ हुई। अच्छा, स्टीफन हॉकिंग के बारे में एक सवाल और भी आता है कि इनको कौन सी डिजीज़ थी। कमीशन ने 1 या 2 दफ़ा ये सवाल पूछा है, स्टीफन हॉकिंग को उम्र के आखिरी हिस्से में कौन सी डिजीज़ थी। ये आप लोगों ने खुद से सर्च कर लेनी है। ओके जी, प्रेजेंटेशन के अंदर जो हम थीम्स लगाते हैं उनको कहाँ से इंसर्ट किया जाता है, कौन सी टैब से किया जाता है? तो डिज़ाइन टैब से हम जो है ना वो थीम्स लगाते हैं। ट्रांजिशन क्यों लगाते हैं हम? ट्रांजिशन वो लगाते हैं कि जब स्लाइड्स मूव करनी है तो किस तरह उन्होंने मूव करनी है। ठीक है, वो अंदर की तरफ आएँ, बाहर की तरफ जाएँ, कर्व होके आएँ, किस तरह से आएँ, ये ट्रांजिशन होती है। ओके, आगे है हमारे पास द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कॉलम है ना, कॉलम भी है ना। करंट का क्या होता है? एम्पियर। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल होता है। शाबाश। अच्छा, पास्कल से बात हो गई। ब्लेज पास्कल कौन थे? ब्लेज पास्कल, ये वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट। आगे चलें जी। चाइना ने किसको इनवाइट किया है कि वो BRI का पार्ट बने? किसका? BRI का। अब BRI हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको समझे फिर हम जवाब पे जाते हैं। BRI हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये
चाइना ने इनिशिएटिव लिया 2013 के अंदर और कहा जा रहा है कि 2049 तक इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब ये है कि ज़मीनी रास्ते से भी, लैंड बेस्ड रूट से भी और सी बेस्ड रूट से भी उसने दुनिया को कनेक्ट करना है। ये हमारे पास BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और सी पैक इसका छोटा सा प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ से चाइना को 11,000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था ट्रेड करने के लिए, वहाँ से अब चाइना 3,000 या 4,000 किलोमीटर के ज़रिए भी अपनी तजारत कर लेगा। इसलिए पाकिस्तान जो है चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सी पैक $62 बिलियन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई है। आगे चलें जी। हाँ जी, सवाल इंपॉर्टेंट ये था कि चाइना ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इनवाइट किया है कि वो भी BRI का पार्ट बने, तो ब्रिक्स को इनवाइट किया। किसको? ब्रिक्स को। ब्रिक्स स्टैंड फॉर क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, ठीक है जी। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन इन कंट्रीज की। अब वो कहता है पर्सन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, वो बंदा जो पैसे के लिए कुछ भी कर लेता है उसको क्या कहते हैं? मर्सनरी। मर्सनरी एक्चुअली, मर्सनरी पता है कौन होते हैं? जो किराए के डाकू लिए जाते थे ना, मतलब कि यार बंदे की सपारी दे दो, मतलब कि इसको जाके कत्ल कर दो। वो जो किराए के डाकू होते थे, किराए के लड़ाके होते थे, उनको मर्सनरी बोलते हैं। ठीक है, US ने बहुत सारी मर्सनरी फोर्सेस के ज़रिए बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के अंदर तबाही की है, राइट। उसमें जो है ब्लैक होल जो है ना, उसकी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उनकी। उन्होंने ब्लैक होल के ज़रिए जो है वो इराक के अंदर जाके सारी तबाही की थी। ब्लैक हॉक, आई एम सॉरी। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन जो है, अब इस क्वेश्चन से रेलेवेंट आपने क्वेश्चन कैसे पढ़ने? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपने लिस्ट निकाल लेनी है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ना PPSC के हवाले से जो इंपॉर्टेंट है वो गूगल को कहना है कि वो मुझे दे दो, चैट GPT को कह दो। अब तो चैट GPT बहुत ज़्यादा समझदार है, राइट। उसको आप कहोगे ना प्रोवाइड मी अ लिस्ट ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर PPSC, तो आपको पूरी लिस्ट दे देगा। जो पास्ट पेपर में उसने पूछा है वो भी दे देगा, जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा, राइट। तो टेक्नोलॉजी का जो एडवांस्ड यूज़ है उसको आपने लाजमी सीखना है। आगे है कि रॉकेट प्रपल्शन फॉलोज विच लॉ। रॉकेट प्रपल्शन के अंदर कौन सा लॉ अप्लाई होता है? ठीक है, कि रॉकेट जो है वो खला में कैसे मूव करता है। उसके अंदर जो लॉ होता है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, वो मोमेंटम को मेंटेन करने के लिए उसको जब पुशअप मिलता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रोपेल करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम अब डेफिनेटली मेंटेन इसी तरह से होगी ना, एक चीज़ ऊपर जाए और एक चीज़ नीचे आए। ठीक है, उसको अपथ्रस्ट मिलती है तो वो ऊपर स्पेस की तरफ मूव करता है, राइट। आगे है जी, सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट की थी? डेनिस रिची ने की थी। अब इस क्वेश्चन के साथ रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि जावा किसने की थी, C++ किसने की थी, पास्कल किसने की थी, फोर्ट्रान किसने की थी। ये सारी लैंग्वेज आपने खुद से पढ़ लेनी है। ठीक है, पास्ट पेपर्स करने का बुनियादी रूल यही होता है।